या आज हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में पहले कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। जैसे टॉपिक्स में ब्यूटिफिकेशन इंड्यूस हो जाएगी। कैसा नाम है ना ये ब्यूटिफिकेशन, तो कोई सोच करके समझता होगा कि सौंदर्यकरण की कौन सी बात करते हैं, मतलब क्या सुंदर क्या होता है और कौन है जो सुंदर नहीं है। सौंदर्यकरण का मतलब यहाँ पर यही है कि हम और ज़्यादा करीब पहुँचते हैं टॉपिक के, हम सत्य की ओर निकट जाते हैं, क्योंकि सत्य ही तो सुंदर है और जो सुंदर है वही शिव है। तो हम बस उसके और नज़दीक जाते हैं, दैट्स ऑल। सुंदरता वो नहीं होती जो शायद किसी एक समाज की एक समूह में दिखाई जाती है कि ये सौंदर्य है। सौंदर्य बहुत यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और उसका मूल उद्देश्य सत्य ही है। ओके, द ट्रूथ इज़ ब्यूटीफुल, सत्य ही सौंदर्य है। और फिर वो सत्य जो है, जहाँ सत्य है वहाँ शिव है। चलो आरंभ करते हैं। तो क्वेश्चन है, besides tourism, what other methods do people in the Caribbean islands use to generate wealth? तो this is the question. बच्चों ने आंसर किए कि सर एक आंसर इज ऑफशोर बैंकिंग, सेकेंड वन इज़ द एंटरटेनमेंट, द म्यूज़िक इंडस्ट्री, थर्ड वन इज़ द फॉरेन रेमिटेंसेस, जो विदेशों से पैसा आता है। इन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है ताकि पैसा कमाया जा सके। इसमें मैंने एक सवाल पूछ लिया था बुनियादी सा कि भाई आप ऑफशोर बैंकिंग में ये ऑफशोर शब्द से क्या समझते हैं। तो बच्चे बैंकिंग की प्रक्रिया समझा रहे थे, प्रक्रिया समझाने लगे। तो वहाँ पर मैंने रोका और ये कहा कि भाई प्रक्रिया नहीं पहले बतानी, प्रोसेस ना बताइए, नाम का अर्थ बताइए कि ऑफशोर ही, वाई इट इज़ नॉट ऑन शोर, वाई इट इज़ ऑफशोर ओनली। तो उसका फिर ये निकला नतीजा कि हमने उस वर्ड को सेटल किया और वर्ड ये है कि शोर शब्द का उपयोग सिर्फ आपको ये समझाने के लिए किया गया था कि जहाँ लैंड और वाटर मिलते हैं, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर एक कंट्री का जो लैंड मास है वो ओशियन या सी बॉडी के वाटर बॉडी के साथ मिल रहा है, तो वो शोर, तट, किनारा, ये हर किसी का हो सकता है। लेक का भी होता है, रिवर का भी हो सकता है, आप उसे बैंक कह देते हैं, और समुद्रों का, सागरों का भी होता है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप इसे कंफ्यूज ना करिए कि सिर्फ ऑफशोर बैंकिंग आइलैंड नेशंस में ही हो सकती है। ऐसा नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में भी होती है, आप उसे आइलैंड नहीं कह सकते। तो मुद्दा ये है कि ऑफशोर शब्द को समझिए। ऑफशोर बैंकिंग का मतलब ये है कि जो दो प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हैं, पहला बैंक और दूसरा उस बैंक का क्लाइंट यानी कि कस्टमर। आप यानी कि आपका बैंक का खाता है ना वहाँ पे, तो बैंक और कस्टमर दोनों ही कैसे काम कर रहे हैं। क्लाइंट के लिए वो जो बैंक है वो क्लाइंट की जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, यानी कि जहाँ का भी वो सिटीजन है, उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन के बाहर बैंक लगा हुआ है। यानी कि क्लाइंट का जो बैंक है उस क्लाइंट की जो कंट्री है उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो यहाँ पर फिर ये है कि शोर के ऑफ, यानी कि इस देश की जो हद है, सीमा है, इसके परे हैं फिर उस तरफ। और दूसरी तरफ जिस कंट्री में बैंक है उस बैंक के लिए उसका जो क्लाइंट है वो उस कंट्री के जुरिस्डिक्शन से बाहर का है। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है और वो सपोज़ कीजिए कि मॉरिशस में है और आप इंडियन हो, तो आपका अकाउंट उस मॉरिशस के बैंक में है, यानी कि आपके लिए वो जो बैंक है वो आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर है। और वो जो बैंक है जो कि मॉरिशस में है उसका जो कस्टमर है, यानी कि आप, वो उस बैंक के लिए कस्टमर वहाँ के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर का है। तो दोनों ही के लिए ये ऑफशोर है। बैंक के लिए उसके कस्टमर्स ऑफशोर हैं और कस्टमर्स के लिए उनका बैंक ऑफशोर है। तो यहाँ पर दैट शब्द इज़ ऑफशोर का अर्थ है ऑफ द जुरिस्डिक्शन, यानी कि उस देश से जुड़े अधिकार क्षेत्रों से बाहर, चाहे वो बैंक है चाहे कस्टमर है, दोनों ही बाहर के हैं। ठीक है, ये शब्द का मतलब यहाँ पर इस मैनर में यूज़ हो रहा है। मतलब बैंक स्थापित गया इस बात को ध्यान में रख करके कि हमारे देश के बाहर के जुरिस्डिक्शन के लोगों को अपना कस्टमर बनाएंगे, और कस्टमर्स ने उस बैंक को चुना इस बात को ध्यान में रख के कि हमारे देश के कानूनों के बाहर अगर कोई बैंक लगा है तो हम उसे अपना बैंक बनाएंगे। तो बस इतनी सी कहानी है, यहाँ से शब्द ऑफशोर आता है। बाकी प्रक्रिया आपने सारी समझा दी, वो हमने लेक्चर में भी की थी, तो मैं उसे क्वेश्चन आंसर सेशन में आगे नहीं बढ़ा रहा।
बस रोक देते हैं। इतनी कहानी थी, ये टर्म आपको और क्लियर करनी थी। देखिए हो गया ब्यूटिफिकेशन। हमने ऑफशोर बैंकिंग पढ़ा, उसके विषय में मैंने लेक्चर में भी बताया था और हम प्रक्रिया को समझ रहे थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं और हम खोल दो करमजीत, उठ के एक बार खोल दो बेटा। और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं और हम सत्य के और करीब पहुंच रहे हैं। ये सौंदर्य है, ये ब्यूटी है। ओके क्लियर। यहाँ सुभाष, यहाँ आओ बेटा। ये मीना ने जहाँ का किताबें रखी ना, आपको देख के फटाफट हाँ आ जाओ। अगले क्वेश्चन को सुनिए। गुड आफ्टरनून। What are the positive and negative perspectives on the Caribbean tourism industry? कि जो कैरेबियन की टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स क्या है। मैं आपको आज बस एक बात समझाना चाहता हूँ। आप जब भी इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कृपया एक बात को ध्यान में रखिए कि हमने एक मिथ से बाहर आना है, एक गलतफहमी से बाहर आना है। वो क्या? देखिए दुनिया में कोई भी अच्छे स्केल का एग्ज़ाम है, जैसे कि सिविल सर्विसेज लेवल का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को आप ऐसे समझना बंद कर देंगे कि वो जैसे किसी एक किताब से आता है या किसी एक पेपर से या किसी एक नोट्स में से आता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पहले स्टेज के कुछ क्वेश्चंस उस तरह के हों भी, लेकिन जो डिसीजिव स्टेज होती है, जो मेन स्टेज होती है, वो इस तरह की नहीं होती, जहाँ से मेनली मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर आता क्या है? आपने जो भी बुक पढ़ी, आपने जो भी पेजेस पढ़े या जो भी आपने कुछ भी रीड किया, आपको उसे एज इट इज़ रेप्लिकेट नहीं करना होता। आपने जो भी पढ़ा है उसके जो भी कंक्लूजन्स हैं, यानी कि आपको क्या समझ आया है, आपने जो पढ़ा, जो मैटर रीड किया, उससे आपने क्या कंक्लूड किया, यानी कि जो पढ़ा वो नहीं, जो समझा वो आएगा। आपकी समझें कितनी हैं, आप कितने समझ में पहुंच गए। तो योर कंक्लूसिव रिमार्क्स, योर कंक्लूजन्स विल बिकम द क्वेश्चन। आपके जो समझ है वही प्रश्न बनते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, फिर आप उत्तर दे पाओगे। आई बात समझ में? इसी तरह से आप जब इन कैरिबियन आइलैंड्स को पढ़ रहे हैं, इसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाता है। जब हम रीजनल ज्योग्राफी वर्ल्ड की पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं असल में कि हम हमारे देश, हमारे घर में मान लो एक चीज़ हो रही है, उसके होने के कई कारण होंगे कि हमारी इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, हमारी लेवल ऑफ एजुकेशन लर्निंग होगा, हमारा सोसाइटी में क्या पोजीशन है ये होगा, हमारी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है वो होगी। मतलब हमारे घर में ये हो रहा है, उसके कुछ मुख्य कारण हैं। पर एक ही घर के हिसाब से वो कारण अगर समझें हम, तो उसे ट्रेंड नहीं माना जा सकता। हम कैसे ये निर्धारित करेंगे कि इस घर में ये जो भी हो रहा है वो पर्टिकुलरली इन्हीं कारणों की वजह से हो रहा है, जब हम उसे कई घरों में और बहुत सारे घरों में घटित होता देखेंगे जो सिमिलर सी सिचुएशन में होंगे, सिमिलर सी इकोनॉमी, सिमिलर सी पॉलिटी, सोसाइटी और कल्चर में रह रहे घरों में जब हम वो चीज़ें देखनी शुरू करेंगे, तो हम कुछ जनरलाइजेशंस कर पाएंगे, हम कुछ यूनिवर्सल कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे कि ये सब एंड निकलते हैं जब कुछ ऐसी सी परिस्थितियाँ बनती हैं। और तब हम एक मॉडल डेवलप करते हैं, तब हम एक समझ भी विकसित करते हैं, और तब उसका समाधान निकलता है कि अगर समाज को, इस घर को इन चीज़ों से बाहर निकालना है तो व्यापक रूप में पहले शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, व्यापक रूप में पहले चिकित्सा को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये शिक्षा पर काम करना, ये चिकित्सा पे, हेल्थ पे काम करना, लोगों के रहने सहने के घरों के ठिकानों पर, साफ़ सफाइयों पर, पर्यावरण पर काम करना, अगर गरीबी दूर करना है, ये कंक्लूजन्स हम कैसे क्रिएट कर पाते हैं कि इस दिशा में काम करेंगे और ये व्यक्ति गरीबी से मुक्त हो जाएगा। ये कैसे निकल पाता है? ये किसी एक घर से नहीं, ये तमाम दुनिया भर में सिमिलर कंडीशन से जूझ रहे समाज को जब हम देखते हैं तो ये कंक्लूजन्स निकल पाती हैं। ओके, तो ये कंक्लूजन्स आर इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से जब हम दुनिया भर के मुल्कों को पढ़ रहे हैं, उनमें क्या समझ आता है? जो मुल्क कॉलोनियलिज्म से प्रभावित रहे, जिन मुल्कों में एग्रीकल्चर उन कॉलोनियल कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए विकसित हुआ, जिन मुल्कों में आज भी एक बड़ा वर्ग मार्जिनलाइज्ड है, गरीबी में है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हम ग्लोबली कुछ कंक्लूसिव रिमार्क्स, कुछ कंक्लूसिव स्टडीज़ क्रिएट करते हैं। इसके लिए अपन वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आप कंफ्यूज ना हो कभी भी लाइफ में कि आपको मैक्सिको या क्यूबा या आपको कोई हेटी याद करना है, लर्न करना है, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, उधर ब्राज़ील, मैक्सिको, क्यूबा, ये मुल्क
तकरीबन जो परिस्थितियाँ दिखा रहे हैं उनके फलस्वरूप ही वहाँ के नतीजे भी हैं, और विश्व भर में ऐसी परिस्थितियों से इस तरह के नतीजे निकलते हैं। इसलिए विश्व स्तर का स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, वो फिर इन्हीं कंक्लूजन के बेस पर लार्जर लेवल प्रोग्राम्स बनाती है, ग्लोबल प्रोग्राम्स, जिन्हें कंट्री लेवल तक अप्लाई किया जाता है। तो पूरी दुनिया में चर्चा के मुद्दे वही हैं, गरीबी है, भुखमरी है, हर तरफ वही है। लेकिन वो गरीबी, भुखमरी के पीछे के अगर हम यूनिवर्सल रीजंस ना फाइंड आउट कर पाएंगे तो हम तो कोई मॉडल ही डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारे पास कोई मॉडल नहीं होगा तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने कितना अचीव कर लिया और आगे कितना करना है, पहला। दूसरा, कौन सा मोड फॉलो करके अचीव करना है। कोई मोड फॉलो करने के लिए कोई मॉडल तो होना चाहिए। तो ये मॉडल सिर्फ फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की लैब में होते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर एमीबा को पढ़ रहे हैं, पैरामीशियम को पढ़ रहे हैं, आप अगर आप बॉडी के एक सेल को पढ़ रहे हैं, असल में आप एक सेल को पढ़ के पूरा मानव शरीर ही तो पढ़ रहे हैं। क्योंकि एक सेल जो दर्शा रहा है पूरा शरीर भी वो दर्शाएगा, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन ही से आपकी बॉडी है ना, ये स्किन भी तो एक ऑर्गन ही है। तो इस तरह से एक मॉडल बना है और उस मॉडल के बाद आप जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। ऐसे ही सोशोलॉजी की फील्ड में, पॉलिटिक्स की फील्ड में, इकोनॉमी में भी मॉडल बनाने पड़ते हैं। हमें चीज़ें समझनी पड़ती हैं। वरना आपके पास, आपके हाथ में 10 लाख रुपए हैं और मैं आपसे ये कहूँ कि इन लोगों की गरीबी दूर कर दो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कैसे करेंगे? अनलेस अनटिल यू आर हैविंग मॉडल, आपको रीज़न ऑफ गरीबी नहीं पता है, और आप उन्हें थोड़े दिन के लिए वो 10 लाख दे देंगे, वो खा पी के ख़त्म करके फिर गरीबी के गरीब ही रहेंगे। तो बेहतर ये है कि आप उन तक उन चीज़ों को पहुंचाएं जिनके कारण वो गरीब है। ये इसलिए इन तमाम क्वेश्चनों को हम पढ़ रहे हैं कि आप दुनिया भर में स्टडी करके ये कंक्लूड कर पाएँ कि पूरे विश्व में आज जिन समस्याओं के ऊपर चर्चा है और जो हमारे सिविल सर्विसेज का मुख्य केंद्र है, मतलब वही चर्चाएं, उनके पीछे के कुछ बुनियादी कारण ऐसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज भारत के बहुत से राज्य पिछड़े हैं जिनमें गरीबी है, लेकिन टूरिज़्म बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ का वो टूरिज़्म उन गरीब राज्यों में असल में वहाँ की जनता को वो लाभ दे भी रहा है कि नहीं, या उस टूरिज़्म से भी वही लाभान्वित होंगे वो बड़ी बड़ी चेन्स, द लीला, द ITC मौर्या, द फलाना ढमकाना। तो ऐसे में सरकार फिर एक उद्देश्य लेकर के आई कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कल्चरल टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, ताकि लोग उनके पास जा कर के रुकें जिन तक हम अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके फलस्वरूप पिछले कुछ सालों में राज्य की सरकारों ने और देश की सरकारों ने टूरिज़्म के नियमों में बदलाव किया। तो आप देखते होंगे अचानक से हिमाचल, उत्तराखंड में बहुत से होम स्टेज डेवलप हुए हैं। तो आज आप देखेंगे कि लोग वहाँ पर एक से एक चेन्स हैं होटल की, लेकिन आज आप देखेंगे कि लोग जाकर के वो 4 कमरे वाले या 2 कमरे वाले उस होम स्टे में रहना पसंद करते हैं, और वो होम स्टे को हो रही कमाई जो है वो असल में वहाँ के एक परिवार को सीधे सीधे बेहतरी की ओर लेकर के जाएगी। ऐसे टूरिस्ट गाँव तक पहुँचेगा बिना गाँव के कल्चर को बिगाड़े, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ गाँव देखने ही पहुँचा है, गाँव की सेरेनिटी, ग्रीनरी, उसकी ब्यूटी को देखने पहुँचा है। अगर हम ये ना करते तो क्या होता? तो टूरिस्ट वहाँ आता और हम उसके सामने वही मॉडल रखते बड़े बड़े होटलों का, तो वो गांव की ज़मीन या गांव का सफाया करके कोई बड़ा बिलियनर वहाँ लैंड एक्वायर करके होटल बनाता। तो असल में वो टूरिज़्म तो वहाँ के लोगों का नुकसान कर देता। तो आज सरकारें लंबे समय की इन कंक्लूजन्स के बाद यहाँ तक पहुँची हैं कि भाई जो उद्योग हम विकसित करने जा रहे हैं उस उद्योग के द्वारा कहीं लोकल कल्चर तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, या उस उद्योग का सही में वहाँ के कल्चरल ग्रुप्स को कोई बेनिफिट होगा। इसलिए तो आज इतने परिवर्तन आ रहे हैं, इसलिए तो हम चेंजेस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें समझ आना ज़रूरी है। अगर माता वैष्णो देवी की एक यात्रा है तो उसका लाभ वहाँ के निवासियों को भी मिलना चाहिए। तभी तो आप सोचिए कि ये भारत है जो दुनिया भर में एक से एक ऊंची से ऊंची नदी पर ब्रिज बना चुका है। उसके लिए क्या समस्या है कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा मोटरेबल नहीं कर सकता? वो जब चाहे कर सकता है।
लेकिन वहाँ पे खच्चर हैं, पालकियाँ हैं, पिट्ठू हैं, इनसे तमाम लोकल लोगों के घर चलते हैं। इसलिए श्राइन बोर्ड और सरकार इस प्रक्रिया को कभी ख़त्म नहीं करती। वरना जब चाहे चौड़ा करके पहाड़ आप गाड़ी से सीधे चले जाओ, उससे ऊंचे पर्वतों पर हम गाड़ी से जाते हैं, कभी नोटिस नहीं किया आपने? लेकिन फिर सवाल पैदा हो जाएगा ना कि उस टूरिज़्म का वहाँ फ़ायदा किसे हुआ, फिर किसे लाभ दिया आपने? इसी तरह से केदारनाथ की चढ़ाइयाँ हैं, बद्रीनाथ हैं। ये बात ठीक है कि हमने देखना होता है कि इकोलॉजी फ्रेजाइल है वहाँ की, लेकिन बहुत से अदर फ्रेजाइल रीजन में तो हम पहुँचे हुए हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें लेकर के। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कि भाई अगर हम कैरेबियन रीजन की बात कर रहे हैं कि वो टूरिज़्म में विकसित हो जाएंगे, तो जहाँ टूरिज़्म एक तरफ कुछ फ़ायदे लाता है, कुछ नफ़े हैं, बहुत से नुकसान भी हैं उसके। इसे सिर्फ कैरेबियन तक सीमित ना रखिए, मैं रोज़ इस बात को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। इसे तमाम दुनिया भर पर अप्लाई करिए जहाँ वैसी सी परिस्थितियाँ हैं जैसी कैरेबियन में है। तो इसलिए फिर टूरिज़्म शायद वो समस्याओं का समाधान ना कर पाए, ये समझना हमें ज़रूरी है। और अगर हमें टूरिज़्म को लाभकारी बनाना उन लोगों के लिए, तो हमें थोड़े से उसमें मॉडिफिकेशंस करने होंगे, उन मॉडिफिकेशंस को समझना होगा हमें। आज आप राजस्थान जाते हैं, बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पर, ठीक है, शाम को समय वहाँ पर उनको एक फोक प्रोग्राम दिखाया जाता है। जो लोग फोक प्रोग्राम दिखाने आते हैं, उनके जीवन में कितना का बदलाव आ गया मुझे बताइए? वो आज भी गरीबी में है पूरी तरह। उनको देख लीजिएगा आप कभी ध्यान से। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ग्रुप्स के होटल चेन्स, मतलब राजस्थान में ऐसे ऐसे होटल्स हैं जो कि एक दिन का 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक किराया आप भरते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के घरों ने धीरे धीरे खुद को बदला होटल्स में, है ना, धीरे धीरे वहाँ खुद को उन्होंने होटल्स में बदला। अब धीरे धीरे टूरिज़्म डिसेंट्रलाइज हुआ है कि वो उन कुछ बड़े उद्योग घरों से निकल करके उन घरों तक भी पहुँचा है। आई बात समझ में? तो तब जा कर के वो उनको भी लाभ देगा, वरना ज़्यादा बड़ा लाभ नहीं दे पाएगा। इनफैक्ट वो लोग पॉल्यूशन संभालते रह जाएंगे, डिस्टॉर्शन संभालते रह जाएंगे, और टूरिज़्म के साथ आने वाली नकारात्मक चीज़ें, हो सकता है ना वहाँ के कल्चर ने लंबे समय से ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया हो कि किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन ठीक नहीं, लेकिन वो दूसरी भूमि से आए, दूसरे कल्चर से आए लोगों की हो सकता है जीवन शैली का पार्ट ही वो अल्कोहल हो या दूसरे मादक पदार्थ हों। वो तो वो जब आएंगे तो बीइंग टूरिस्ट कंट्री आप उन्हें रोक भी नहीं सकते ना उन चीज़ों से। ऐसे में हो सकता है वो धीरे धीरे आपके कल्चर में इन्फिल्ट्रेट कर जाएं, युवा उस चीज़ों को पकड़ जाएं। तो फिर उस टूरिज़्म के ये नहीं है कि आपको सिर्फ नेगेटिव्स ही होल्ड करने हैं ना, टूरिज़्म आपको कुछ लाभ भी तो दे। तो ये मेरा सवाल था आपसे टूरिज़्म के विषय में। तो यहाँ पर ये वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पूछा है कि बिसाइड्स टूरिज़्म व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑन द कैरेबियन टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन का आंसर तमाम बच्चों ने इसी डायरेक्शन में दिया कि सर अगर हम इस तरह के मुल्कों को देखें जो अभी गरीबी में, भूखमरी में, पिछड़ेपन में, अशिक्षा में हैं, तो ऐसे में अगर हम क्रूज़ कल्चर जैसी प्रमोट करते हैं, जैसी चीज़ें, जैसे टूरिज़्म, द बिग स्केल टूरिज़्म, तो होगा ये कि वो टूरिज़्म यहाँ आएगा और यकीनन यहाँ की लो पेड जॉब्स तो उन लोगों को मिल जाएंगी जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं। लेकिन मेजॉरली जो शिपिंग लाइंस हैं, जो होटेलियर्स हैं बड़े बड़े, जो इन बड़े बड़े होटलों को और शिप्स को ओन करते हैं, लार्जर शेयर ऑफ द वेल्थ ऑफ द टूरिज़्म फ्रॉम सच कंट्रीज़ उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को चला जाएगा। तो एंड नतीजा भी यही निकलेगा कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, द बिग कॉरपोरेट कंपनीज़, वो यहाँ के टूरिज़्म से अगर 100 रुपया पैदा हुआ तो 90 रुपये का शेयर खुद ले जाएंगे, क्योंकि जो मेजर वेल्थ है वो एब्जॉर्ब करने वाले सेगमेंट हैं द क्रूज़ जर्नीज़, द क्रूज़ शिप्स एंड द 7 स्टार 5 स्टार होटल्स। और जो लो पेड जॉब्स हैं वहाँ पर हाउस क्लीनिंग की बात कर लें, वेटर्स की बात कर लें, या किन्हीं भी तरह के कूली और सर्विसेज की बात कर लें, लॉन्ड्री, फलाना धमकाना, वो सब यहाँ के लोगों को मिल जाएंगे, यानी कि 100 रुपये में से 10 रुपया। तो इस तरह से सही लाभ जो है यहाँ पर यहाँ के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं हो पाएगा अगर हम टूरिज़्म को एक आधार बनाते हैं तो। लेकिन हाँ, लो पेड